नमस्कार, जेकेसी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर शहीद जवानों को किया याद, अर्पित की श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे तीनों सेना प्रमुख, शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एसपी कॉलेज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 समारोह का लिया भाग, जम्मू कश्मीर को मिलने वाली बिजली पर डाला प्रकाश। और पुंछ मंडी में दरिया में पैर फिसलकर गिरा एक 10 वर्षीय बच्चा, सुबह शव बरामद। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन है। जय हिंद। ये सब उनके द्वारा लिखा गया था। आज यानी 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया और ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। तीनों सेना प्रमुखों, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कारगिल विजय दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एसपी कॉलेज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 समारोह की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत बिजली वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूर्ण सुधार के लिए 5641.91 करोड़ रुपीस के पहले चरण के पैकेज को जम्मू कश्मीर के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए मंजूरी देने के लिए भारत सरकार और माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। उपराज्यपाल ने चरण की मंजूरी को जम्मू कश्मीर में बिजली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास करार दिया, जो कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि फेज 2 के तहत आधुनिकीकरण कार्यों के लिए अलग से वित्त पोषण किया जाएगा। कम डिपार्टमेंट काम कर सकते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर इनको जिम्मेवारी दी जाएगी तो बहुत अच्छा काम होगा। पिछले कुछ महीनों में, सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है। एक गुजारिश है और आप सबसे अनुरोध है कि इस बात को हर एक तक पहुंचाया जाए। डिजिटल चेंज के बगैर बिजली का नहीं हो सकता है। दूसरा, ये एक अजीब सिलसिला हमने बना रखा है पिछले 34 सालों से। रात के 9 बजते नहीं कि पूरी शहर ऐसा लगता है कि कोई पता नहीं क्या हो गया है, शहर बियाबान होता है। अब वो वक्त गया। बाकी दुनिया के वक्त में एक शाम के वक्त में लोग आराम से 9, 11, 12 बजे तक बाहर निकलते हैं, खाते पीते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। हम लोग कब उस जगह पहुंचेंगे? और मुझे लगता है कि इस साल पहुंचना चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य का आयोजन नॉलेज के पावर हाउस श्री प्रताप सिंह कॉलेज में हो रहा है। ये हमारे 75 साल की उपलब्धियों का साक्षी है। नाम लेना भूल गए यहाँ के प्रिंसिपल साहब। और इस कॉलेज में आप में से अनेक लोगों को शायद मालूम होगा
कि पाकिस्तानी कबायली आक्रमण के खिलाफ महिला गुरिल्ला सेना को जन्म देने में इस कॉलेज ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज जब हम आज़ादी के अमृत काल में हैं, इस पवित्र कॉलेज में के प्रांगण में वन नेशन, वन इमोशन, वन आइडेंटिटी की भावना का आह्वान करते हुए 1947 में इस कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके डॉक्टर आर.के. भान, कांता वजीर, महमूदा शाह, गुलाम मोहम्मद सादिक जैसी हस्तियों को नमन करना मैं अपना नैतिक दायित्व समझता हूँ। अभी कुछ दिन पहले श्रीमती कांता वजीर तथा उनकी सुपुत्री रेखा वजीर से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला था। इस कॉलेज से वीरांगनाओं की ललकार, उनके असीम शौर्य तथा धैर्य के किस्से मैंने अपनी कानों से और उनके मुंह से सुना था। उज्जवल भारत के उज्जवल भविष्य के कार्यक्रम के लिए मुझे लगता है इससे उपयुक्त स्थान कोई श्रीनगर में हो नहीं सकता था, जहां से हम 75 साल की उपलब्धियों और अपनी खामियों पर हम नजर डाल सकते थे, चिंतन कर सकते थे और आगे के 25 साल के भारत और जम्मू कश्मीर के लक्ष्यों के संकल्पों को दोहरा सकते थे। आज के कार्यक्रम का विस्तृत स्वरूप आपने देखा है। आपके धैर्य की ज़्यादा परीक्षा लेना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है, क्योंकि बसारा साहब ने और इनके सहयोगियों ने, पीडीडी के लोगों ने इतनी फिल्म दिखाई है, जीवन में इतनी फिल्म मैंने शायद नहीं देखी थी। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, जबकि भारत सरकार ने रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के पहले फेज की धनराशि 5,641.91 5,641.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति जम्मू कश्मीर को दी है। जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन के लिए जो अलग अलग धनराशि है उसको मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर के कार्यालय के सहयोग से कन्वेंशन सेंटर में जिला चुनाव अधिकारी और उप जिला चुनाव अधिकारियों के लिए EVM VVPAT के प्रथम स्तर की जांच पर एक दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम केनाल रोड जम्मू में आयोजित किया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर हिदेश कुमार द्वारा की गई। निदेशक EVM ECI सुंदरराजन, सचिव ECI मधुसूदन गुप्ता, उप महाप्रबंधक हैदराबाद PC मंडल ने भी इस अवसर में बातचीत की और कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जम्मू संभाग के जिला चुनाव अधिकारी और उप जिला चुनाव अधिकारी के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। वे इस दौरान EVM VVPAT के संबंधित मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के अलावा मूल बातें, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती कदम मशीनों की गुणवत्ता, राजनीतिक दलों की भागीदारी और PFLCU की शुरुआत शामिल रही। पुंछ मंडी के दरिया में कल देर शाम एक 10 वर्षीय बच्चा पैर फिसलने से दरिया में जा गिरा, जिसके बाद उसकी तलाश में कल रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिसके बाद आज सुबह बच्चे का शव बरामद किया गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम क्रिया के लिए परिवार को सौंप दिया गया।
बस भीतर लगे सर नहीं आता। बच्चा मेरी पंचायत का अड़ाई पीरा, तो ये कहीं इसका वालिद मोहम्मद आज़म मंडी में आया था बच्चे को लेके, कहीं पे एजुकेशन की तरफ से हैंडीकैप का कैंप लगा हुआ था, तो उसको हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए आया, तो उसको चेक करा के कहीं मंडी बस स्टैंड में उसने बिठा के खुद बैंक गया, तो तब तक मेरे ख्याल उसको कुछ मोशन वगैरह लगे थे या कुछ ऐसा था, वो दरिया की साइड गया बाथरूम के साथ बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड के आगे, तो अचानक दरिया का ज़ोर आया तो उसको उठा के ले गया। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ SHO मंडी का और जो हमारे DSP हेडक्वार्टर नवाज साहब हैं उनका, कि जिन्होंने बर मौके जैसी यहाँ से कालें वगैरह गई तो उन्होंने पुंछ तक, बल्कि ये भी है कि जलास के एरिए तक जहाँ भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एरिया पड़ता है वहाँ तक नफरी वगैरह और सिविलन लोग जो हैं लगा दिए। एक कोई बच्चा लाया है अभी 9:10 पर 9:15 बजे यहाँ पे, तो उसकी एज होगी कोई अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 साल। तो मोहम्मद आसिफ सन ऑफ मोहम्मद आज़म RO अड़ाई। तो ये बच्चा थोड़ा डिसेबल था, कल कहीं पानी में गिरा है, तो उसके बाद आज सुबह डेड बॉडी रिकवर करके पुलिस ने यहाँ लाई, तो लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद हमने एम्बुलेंस पर जो डेड बॉडी है वो पेरेंट्स को हवाले कर दिया और उसको लास्ट राइड के लिए अड़ाई में ले गए। RTO जम्मू के ऑनलाइन सिस्टम से आम जनता के साथ ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। हमारे संवाददाता द्वारा अपनी समस्या को उजागर करते हुए लोगों ने कहा कि कई दिनों से उनके काम अटके पड़े हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि सबको ऑनलाइन तो किया गया पर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोगों के काम नहीं हो पा रहे और उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कई काम रुके पड़े हैं और ट्रांसपोर्टर्स हो या आम लोग हो, सबको परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों ने इस समस्या के समाधान की मांग की। क्योंकि पंजाब और दिल्ली और हरियाणा और भी स्टेट हैं जहाँ ऑनलाइन हो गया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले इन्होंने अपना सिस्टम को ठीक करना था, उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन करना था। इन्होंने डायरेक्ट ऑनलाइन कर दी है और इनको जैसे अब LA की फ़ीस है, परमिट की फ़ीस है, वो भरी जा रही है, ऑफलाइन भरी जा रही है, उसमें परमिट नहीं निकल रहा है। ये सबसे बड़ी जो है वो NIC के जो राकेश गुप्ता है, सबसे बड़ी उसने गड़बड़ी की हुई है कि उसको पता नहीं है काम करने का, ना उसको काम आ रहा है। आज से 3 महीने पहले हमने उसको कहा था कि कोई हमारी जो फ़ीसें हैं, जैसे कि हमारी परमिट की फ़ीसें हैं, जो ऑटो या 3 व्हीलर है उसकी 1000 रुपये फ़ीस है, उसके बाद हम लेट फीस नहीं देते हैं, वो रुक जाती है। 7000 रुपये लेट फीस की है, ट्रक की है, वो रुक जाती है। उसके बाद बस की फ़ीस है 10,500 रुपये, वो भी रुक जाती है। उससे अभी तक फ़ीसें नहीं रुक रही हैं और फीसें दिनों दिन बढ़ रही हैं। उसमें सिस्टम ही उन्होंने डाला हुआ रुकने का, और लोगों को यही परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि उनको लोगों को मतलब कि जैसे 7000 फीस है, 7000 के 20,000 25,000 रुपये फीस भरनी पड़ रही है। और हमने पहले भी इनको लेटर लिखी थी कि पहले अपना ऑनलाइन सिस्टम है जो वो ठीक करो, उसके बाद अपडेट करो आप। इन्होंने सारा सिस्टम बाहर निकाल दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितना सिस्टम ऑनलाइन है, जब तक सिस्टम बाहर सेट नहीं होता है, अंचल फीसें अंदर ही भरी जाएँ, टोकन जो टैक्स अंदर ही भरे जाएँ, जो थोड़ा बहुत काम जो लोगों का काम है, लोग सफ़र ना करें, वो अंदर ही काम किया जाए। अभी 1-1.5 महीना हो गया सर। एक परमिट की फ़ीस थी, जो परमिट क्या है जो इन्होंने देखना होता है कि जो हमारी गाड़ी जो है घर में खड़ी है, हमने बैंक से लोन लेके रखा हुआ है, तो वो जो हम गाड़ी हम अपनी घर में अपनी खड़ी रख रहे हैं, ठीक है। तो और सर में देखिए ये इन्होंने 350 रुपये फीस जमा करवा दी। ये देखिए सर 350, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ सर, ये देखिए गाड़ी नंबर, और ये देखिए अभिषेक शर्मा, और देखिए इन्होंने गाड़ी की फ़ीस आज से 1.5 महीना पहले की जमा करवाई हुई है सर, 1.5 महीना पहले की। और हमें डेली से बुला रहे हैं, मंडे को हो, ट्यूसडे को हो, वेडनेसडे को हो, तब हो, ये बोल रहे हैं। कभी बोलते हैं वो हो जाता है, कभी वो हो जाता है इनका। सर इनको चाहिए कि लीगली ये बोलते हैं कि आपका कोई एजेंट था, अगर चलो माना कि एजेंट था, अगर नहीं एजेंट होता फिर क्या करते हम लोकल बॉडीज़ के, हम एजेंट को क्या करना है। मैंने इनको बोला भी, मैंने बोला आप मेरे से ले लो, जो एजेंट से पैसे लेते हो मेरे से ले लो, ठीक है, जो भी। फिर भी इनका काउंटर बंद रहा। आज मैं दुखी होकर इधर आया हूँ सर, डेली का तेल पेट्रोल लगता है हमारा गाड़ी में 1000 रुपए का। जम्मू के वार्ड नंबर 48 गोरखा नगर बहुफोर्ट के लोगों को गलियों और नालियों की खस्ता हालत से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने हमारे संवाददाता से अपनी परेशानी को उजागर करते हुए कहा कि गली नाली की खस्ता हालत से पानी गलियों में आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने सब पर नाराजगी जताते हुए जल्द इस ओर ध्यान देने और उनकी समस्या के समाधान की मांग की।
मेरा नाम है मोनी वर्मा एक वार्ड नंबर 48 ते गोरख नगर ते इस गली बावे वाली गली है, इहदा नाम पौंदा बावे वाली गली, सीधी बाहर जाती ही पहले पुरानी गली है। हुण इस गली ये अद्धा काम किया, अद्धा इस गली च है नहीं। असीं चलते फिरते बड़ी परेशानी, एक पानी साढ़ा है नहीं, बिल्कुल पानी गंदा, ट्यूबवैल तो पानी आंदा पर पानी बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है पानी। ऐसा की बड़ी परेशानी है। ये गली के बारे देखो तुस, ये गली की एक खस्ता हालत बनी दी है, पिछे तक देखी लो, बड़ी परेशानी है। असें चलने फिरने की इतनी परेशानी है, गोडे साढ़े हुण चलते नहीं ते चलने की इन्नी मुश्किल है, ढेने वर्जने, फिर डिंगे टेढ़े ही चलना पौंदा, फिर कियां करना। कोई काम नहीं होया, काम कोई भी नहीं आया। ये पाई दियां पाइपां देखो तुस, खड्डे मारे दे ने ऊपर, गली दी टाइलां कोई नहीं। सर मेरा नाम रिंकू गंडोत्रा, मैं वार्ड नंबर 48 का नागरिक हूँ। सर ये देखिए, ये गली बनाई गई है, लेकिन आधे घर तक गली बनाई गई, जो कि मेन गली है पूरी की पूरी ही बननी चाहिए थी। लेकिन इसमें कुछ अब पता नहीं कारपेंटर की तरफ से ऐसा कुछ है या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कुछ ऐसा रखा गया कि इसको आधी गली को छोड़ दिया गया। हालांकि सीवरेज वालों ने ये गली पूरी उखाड़ के इसमें पाइपें डाली है। जब सीवरेज वालों को बोलो, वो बोलता है, कारपेंटर कहता है कि ये मेरे टेंडर में मैं इसको रिपेयर करवा दूंगा। तो जब कारपेंटर को बोलो, वो कहता है ये सीवरेज वालों का काम है, वही उन्होंने तोड़ी है, वही रिपेयर करेंगे। लेकिन आम जो पब्लिक है वो सफ़र कर रही है यहाँ पे, उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी आपके सामने ये देखिए कंडीशन, आधी गली बना दी गई है, आधी छोड़ दी गई है। पूरे गोरखा नगर का इस तरह का हाल है। हाँ, ये मैक्सिमम यही हालत है। नालियों की हालत कंडीशन ऐसी है, पानी की जो कंडीशन है, पानी जो आ रहा है, हम लोग गोरखा नगर में रहते हैं और हमारे यहीं पे ट्यूबवेल है, लेकिन हमें क्या है कि पानी ट्यूबवेल से ना देके फिल्टर का पानी दिया जा रहा है, और पानी इतना गंदा आ रहा है जिसके कारण बीमारी फैल रही है। और यहाँ पे पानी जब सुबह भरते हैं तो उसमें इतनी गंदगी है पानी में, हम 2-3 बार ट्यूबवेल में भी होके आए हैं, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, बारिश आ रही है इसके कारण पानी गंदा आ रहा है। लेकिन हम लोग का ये कहना है कि अगर हम लोग गोरखा नगर में रहते हैं, हमारा ट्यूबवेल का पानी आप लोग बठिंडी, सुजमा, छन्नी में सप्लाई कर रहे हैं, तो गोरखा नगर वालों को ट्यूबवेल का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा? पीएचई डेली वेजेस का प्रदर्शन आज कई दिनों से जारी है। नौशहरा में भी इस पीएचई डेली वेजेस का प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस दौरान उनका कहना था कि वो पिछले इतने समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। उन्होंने इस सब पर नाराजगी जताते हुए सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और वो ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर इसके बारे में वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। वही इस बारे में हमारे संवाददाता ने पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा से बात की, तो उन्होंने ये डेली वेजेस की मांगे जायज बताई और सरकार को इन्हें प्राथमिकता पर हल करने की मांग की। कि ये हमारा जो प्रोटेस्ट आज 35 दिन से कंटिन्यू स्ट्राइक हमारी चल रही है, काम छोड़ो हड़ताल। आज तक हमारी ऊपर मीटिंगें बहुत ज्यादा हुई हैं, लेकिन आउटपुट उसमें कुछ भी नहीं निकला। खासकर मैं आपके माध्यम से बीजेपी लीडरों को ये कहना चाहता हूं कि हमने 2014 में आपको बुला के भेजा है। बड़े अफसोस से मेरे को ये कहना पड़ता है कि पार्टी अध्यक्ष हमारे रविंद्र राणा जी 37,000 वोट लेकर निशाने से गए, और ये MLC साहब हमारे जो है ये 28,000 वोट लेके गए, वो अभी बीजेपी में शामिल हुए। इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, खासकर बीजेपी वाले लीडरों से, कि बहुत जल्दी हमारा मुद्दा हल करें, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में आप तो 50+ बोलते हो, मेरे को लगता है ये 5 मिलियन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी टूल डाउन स्ट्राइक जो है पिछले 34 दिन से जहाँ कंटिन्यू चल रही है, अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारी LG गवर्नमेंट है, कि अगर हमारा जो है इससे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होने जा रहा है, क्योंकि इन गरीब जनता को बहुत सताया जा रहा है। बहुत बार वादे हो चुके हैं, टाइम दे चुके हैं, अभी बार बार टाइम मांग रहे हैं। हम इनसे कहना चाहते हैं कि अभी हमारे पास टाइम बचा नहीं है। अभी जो कर रहे हैं आप 1 अगस्त तक
हमने जो कह दिया है 1 अगस्त तक आपके पास टाइम है, अगर इनका कुछ सोचना है, इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी देनी है और इनके बारे में जो जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं वो उसके पर कोई सोच विचार करना है इनको। ये एक बड़ा गंभीर मसला है। इस मसले को जितना जल्द हो इसको हल करना चाहिए। गरीब से भी गरीब लड़के बूढ़े हो गए बेचारे, वहाँ चलो काम कर करके अभी तक उनका मसला हल नहीं हुआ। हमने पहले भी अपनी सरकार से अर्ज़ की है, रिक्वेस्ट की है, जो पहले सरकारें थी उनसे भी हम कहते रहे। असेंबली में भी कई दफ़ा बात उठी, बाहर भी उठी, लेकिन ये बड़ा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो खिंचता चला गया है। मैं तो पता लगा अभी भी कर रहे हैं हड़ताल, बेचारे लगे हुए, रोज़ाना कहीं ना कहीं जम्मू में हर जगह जो है अपने मुजाहरे कर रहे हैं और अपने हक के लिए वो मुजाहरे कर रहे हैं। कोई ऐसे नहीं है कि वो मुजाहरे गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनका हक बनता है। मेरी तो गुजारिश ये है ऑनरेबल एलजी साहब से भी, ऑनरेबल जो एडवाइज़र्स हैं, जो बड़े बड़े सीनियर हमारे ऑफिसर्स हैं जो इससे कंसर्न रखते हैं, तो मेरी तो उनसे ये अर्ज़ है कि इनके ऊपर एकदम जो है कोई फ़ैसला करना चाहिए। जो जो पोस्टें हमारे पास खाली है, हम क्लास 4 की पोस्टों के एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, इसका मतलब है पोस्टें तभी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो जो पोस्टें खाली हैं उन पर इनको एडजस्ट करते जाएं सारे, और इस वक्त तक तो हो गए होते सारे, तो ये हो जाए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है और मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके ये मसला जो है हल करें। देश में कोरोना महामारी को लेकर अच्छी खबर है। बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। देश भर में मंगलवार को भी कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों में देश में संक्रमण दर 14,830 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 36 लोगों की मौत भी हुई है। जेकेसी न्यूज अपडेट के संग में फिलहाल इतना ही। कल्याण लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।